काम नहीं करेंगे यहाँ बैठे बैठे। पहला तो मोबाइल को साइलेंट कर देंगे, बजने नहीं देंगे। कर सकते हैं? ये जो यंत्र है ना, ये हमारे को डिस्टर्ब कर सकता है, आपको भी कर सकता है, आपका पड़ोसी को कर सकता है, खास करके तो मुझे भी परेशान कर सकता है। तो एक दूसरे को हेल्प करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, हम बहुत बार सुने कि आपका एक्साइटमेंट, आपका ताली बजते रहनी चाहिए। और क्यों बजनी चाहिए? क्योंकि ये ताली कई कारण है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, ऐसा विज्ञान भी कहता है, हमारा जितने कि जो मुस्कुराता रहता है और दिन में जो ताली 100 बार बजा लेता है, उसके शरीर में बीमारी नहीं आती। ताली कैसे बजाते हैं पता है? उस 100 रुपये का वसूलने के लिए बहुत भरपूर प्रयास करूंगा। कई जगह पे ऐसे ऐसे एंटरटेनमेंट कराऊंगा ताकि आपका वो 100 रुपया वसूल हो सके। तैयार है? तो जब वसूल होता होगा ना, तो खुशी आएगी कि नहीं आएगी? जब जरा सा मुस्कुरा के ताली बजा दीजिए। उड़ीसा से रहने वाला उड़ीसा का हूँ और मैं भी बहुत गरीब परिवार से पिछले 30 वर्ष से सूरत हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि खानदान कितनी गरीब रहा होगा कि 10 साल की उम्र में माँ को छोड़कर परदेश आना पड़ा। आप इस बात से बिलीव कर सकते हैं। हम 7 भाई बहन थे। पापा एक खेती करते थे। घर में हमेशा हमारी पढ़ाई को लेके हम हर बच्चे जब स्कूल जाते थे, किसी का किताब फट गया, किसी का बस्तानी फट गई, किसी का पेंट फट गया, उसमें सारे चीज खर्चे लगे रहते हैं और माँ बाप का हमेशा घर के अंदर ककलाट चलता रहता था। मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मेरा बड़ा भाई जो है, मैंने उनको पूछा कि वो परदेश सूरत रहते थे। मैं बोला सूरत में क्या है? बोले हाँ सूरत में तो पैसा उड़ता है। मैं बोला अपने घर का समस्या इतना है तो तुम क्या नहीं पकड़ता है? तो बोले क्या? बोले ऐसा क्यों? मैं बोला तुम मेरे को ले जाओ, मैं अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, वहां मैं कैच पकड़ लेगा। और मैं पढ़ाई को नहीं इसीलिए करना चाहा, मन चाहते हुए भी, क्योंकि घर में जो है नहीं, हमारी कई ट्यूशन फीस बाकी, स्कूल फीस बाकी, सब जगह जहां भी जाओ वो एक ही बोलता रहा, पापा को बोल के पैसा लाना। और घर में बोलो तो माँ अकेला रोती थी और पापा को बोले तो पापा घर में मुंह फुला लेते थे। दोनों उपास रहते थे। ये चीज कई बार मेरे को तकलीफ देता था। तो बचपन में ही पता नहीं ऊपर वाले की मर्जी थी, शायद कुछ बड़ा काम करवाना था, तो जिम्मेदारी को बचपन से ही उन्होंने मुझे को समझा दिया। तो 10 साल की उम्र में सूरत आया। आते समय 2 बातें भाई के कान मुंह से बहुत बार सुना था, सूरत में पैसा उड़ता है। तो उड़ता है तो क्या करेंगे, ऐसा मन सोच के आया था। बोले सूरत में है ना खाते पे काम करते हैं। तो मेरे मन में एक क्यूरियोसिटी बनी थी कि खाता बोले तो इसको बोलते हैं, हम तो खाते में लिखते हैं, और वहाँ खाते में क्या काम करते हैं, इस खाते के ऊपर क्या काम होता होगा। ये मन के अंदर एक उमंग थी। सूरत आया। ये बता इसलिए रहा हूँ सर, मेरे जीवन वो बोलते हैं ना, किसी की जीवनी का किसी को प्रेरणा देता है। सचिन तेंदुलकर की कामयाबी को देख के करोड़ों लोग बैग लेके मैदान पे खड़े। सही बात है कि नहीं? yes. तो किसी की जीवनी का किसी को प्रेरणा देता है। और अमिताभ बच्चन जी को देखकर दुनिया फिल्म इंडस्ट्री पे भी आ गई। तो मैं चाहता हूँ यहाँ आए हुए जितने भी रॉयल्टी अचीवर, माननीय सर जोशी सर जो कह रहे थे, उन सारे लोगों को एक ही मैसेज था, आपके अंदर भी गुदगुदी हो कि किसी की जीवनिका को देख के तो आप भी उठ जाओ। सही बात है कि नहीं? तो सारे लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की। तो प्रोग्राम को पॉजिटिव बनाए रखा। मैं कहा था कि सूरत आया। सूरत में जब मैं आया तो देखा कहाँ खाते हैं, तो देखा तो बहुत बड़ी फैक्ट्रियों को ये खाता बोलते हैं। ऐसा क्यों? मैं कहा क्योंकि मेरी बचपना बुद्धि में आपको बता रहा हूँ कि मेरी समझदारी बहुत ज्यादा नहीं था, तो भी कामयाब हो सकते हैं लोग। और काम पे लगा 30 रुपया रोज, नौकरी चालू की। 15 दिन हो गया, नौकरी आई। तो मैं भाई को पूछा महीने में तो 900 मिलेगा।
मेरे को एक बात बताओ, पैसा उड़ने वाली जगह को कब ले जाओगे? क्योंकि उड़ता उधर है ना, कैश तो उधर ही पकड़ेंगे। तो यहाँ कहाँ काम पे लगाए? बोले देख, पैसा उड़ने का मतलब है कि यहाँ बच्चे से लेके बुजुर्ग तक को काम मिल जाता है, गांव में काम नहीं मिलता। इसीलिए कहा जाता है कि सूरत आ जाओ, भूखा नहीं रहोगे, मेहनत करने के लिए आपको काम मिल जाएगा। तो मैं इस बात को समझ गया उसी दिन। पहला लेसन मैंने मेरे जीवन को सीखा कि मेहनत से कामयाब पैसा कमाया जा सकता है। और मेरे को बोरा भर के ले जाने का एक बचपन से इच्छा था कि गांव जब आऊंगा ना, कैश पकड़ के बड़ा बड़ा सपना देखा था कि बोरा में रस्सी बांध के पैसा लाऊंगा। तो मैं विजुअलाइज करता था बचपन में ही कि बोरा भर के पैसा ले जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है पैसा उड़ रहा है तो कैसे कैसे कैश पकड़ता हूँ। तो उस दिन लेसन से सीखा कि मेहनत करने से कामयाब या बहुत सारे पैसा कमाया जा सकता है। कितने लोग मेरे बात से सहमत है कि मेहनत से पैसा कमाया जा सकता है? बस इसी गलतफहमी को आज अपन कुछ ही पल में दूर करने वाले हैं, क्योंकि मैं भी ऐसा मानता था मेहनत ही कामयाब को किया जा सकता, पैसा बनाया जा सकता मेहनत से। लेकिन मैंने नौकरी में 23 साल नौकरी की सर, और मेहनत करने के आधार पर कहूं, मैं महीने के 35 ड्यूटी किया करता था। आराम करना मेरे जीवन में मैंने उसी पहली 15 दिन में ही सीख गया था। हमेशा लोग 30 ड्यूटी में से 2-4 छुट्टी मारते हैं, मैं 2-4 छुट्टी मारने वाले का ही राह देखता था कि वो छुट्टी मारे, मेरे को पैसा आ जाए। क्यों? क्योंकि मैं बचपन से ही ये जान गया था, मुझे जो मेरे सपने हैं वो सपने पूरा कौन सा करेगा? मेरा मेहनत करेगा। लेकिन सर मैं आपको बता दूं, मेहनत अगर सही दिशा में ना हो ना, तो भी वो पैसा बनते नहीं। मेरे को सही जगह क्या है वो पता नहीं था, और सही जगह बोले तो नौकरी करना। बचपन से भाई ने दिखाया नौकरी कर, नौकरी पे लग गया। और वो था लूम्स लाइन में, साड़ी लाइन में, उधर में दिन पानी रात पानी, दिन पानी रात पानी, खटर पटर में मेरी जीवन बदलती रही। लेकिन 23 साल बीत गए, पैसे नहीं बने। लेकिन आज से 9 वर्ष पहले एक शख्सियत मेरे घर पे आए, जो माननीय गणेश पाटिल, वो स्वर्गीय है, आज वो नहीं है इस दुनिया में, उनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। वो मेरे घर पे आए और उन्होंने ये जानकारी दी कि एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी दुकान के विषय में जानकारी देने आया हूँ जो आपकी स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत सारा मदद कर सकता है। दूसरा, आपका जीवन के जो भी सपने हैं वो ये सिस्टम पूरा करके देता है। वो दिन मेरे जीवन का, वो बोलते हैं ना, सूर्योदय हुआ, मैं 2 बार होश में आया, दोबारा जन्मा में, ऐसा कह सकता हूं मैं। क्योंकि मैं उससे पहले का जीवन जो था वो एक अलग लोगों की संगत, अलग लोगों की बातें सुनना, अलग टाइप का सोच, अलग प्रकार की दुनिया थी। लेकिन उस प्लान के बाद मैं एक अलग प्रकार की संगत, अलग प्रकार की सोच के बीच में आया। उसी कारण उससे पहले का जो दुनिया था, जो मैं जीवित था, वो दुनिया मेरे को नौकर बना के रखा। लेकिन इस दुनिया ने मेरे को यहाँ स्टेज और इतना बड़ा सम्मान दे के रखा। तो अपनी बात को कवर करेंगे, पूरी अंदर तक जाएंगे, पूरे तैयार है ना? Yes. तो सबसे पहले हम कईयों को देखते हैं, आखिरकार ये विषय क्या है। ये पिछले 24 वर्ष हो गए आरसीएम को, 24 साल का ये सिस्टम लगातार भारत के कोने कोने में फैल रहा है। मैं इससे पहले आया था, कुछ ही चंद लोगों के बीच में बात की थी। आज उनमें से 2-3 लोग रॉयल्टी भी है। मेरे को बड़ा खुशी हुआ कि थराद में लगातार बिजनेस ग्रोथ कर रहा है और लोग आगे बढ़ भी रहे हैं। ये देख के मेरा दिल बड़ा गदगद हुआ, उन लोगों का चेहरा और खुशी और रॉयल्टी की पिन देखकर मेरे को लगा, नहीं यार, थराद का अब की बार से भी नक्शा और बदलेगा, क्योंकि पूरे 300 को सपने बदल सकते हैं। 300 घरों का सपने को साकार करने में मदद कर सकते। तैयार है? तो आखिरकार ये क्या बात है जो लोगों को समझा देता है और लोगों को इस काम पे लगा देता है? थोड़ा एक कहानी से समझते हैं। एक बार क्या हुआ,
थोड़ा सा अपन पूरी बात को समझ लेते, कोऑपरेट करेंगे सब। हाँ हाँ, बस ये कोऑपरेट करते रहिएगा। एक बार सबके लिए जोरदार ताली हाँ नहीं कोई हो जाता ये इंडिया है, बज ही जाता है, बंद करो तो भी बजता है क्योंकि वो अच्छा, ये काम को लोग आखिरकार क्यों करते, इसकी गहराई को समझना। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी से अपन इसको समझते हैं। एक राज्य था, उस राज्य का कुछ नियम ऐसे थे कि एक कमेटी होती थी उस राज्य में, 10 लोगों की कमेटी थी, और वो 10 लोग एक निर्णय करते थे कि ये 5 साल राजा किसको बनाया जाए। और वो जो कमेटी जिसको भी राजा बनाती थी वो राज्य को चलाता था, और 5 साल कार्यकाल खत्म होने के बाद उस व्यक्ति को वो लोग ले जाके घने जंगल, एक पास के एरिया में जंगल थे, उस घने जंगल में उसको छोड़ आते थे। प्लेन में जाते, उसको बीच में लैंडिंग करते और लैंड करके घर चले आते। और घने जंगल में कई बड़े बड़े जानवर होने के कारण उस राजे का काम पूरा हो जाता। वो सिलसिला उस राज्यों का एक नियम था, और वो लोग कमेटी जो है वो कुछ ही बुद्धिजीवी लोगों को उस एरिया के राजा बनाते थे। अब ऐसे में कोई राजा बनना चाहता होगा क्या? नहीं, क्योंकि 5 साल के बाद तो उसका तय है कहाँ जाना, घने जंगलों के बीच। लेकिन वो प्रथा है, वहां के नियम थे, वो राजा बनते थे, वहां छोड़ा जाता था। लेकिन इस बार जब कमेटी बैठी तो उनके नजरों में एक युवा लड़का 24-25 साल का वो नजर में आया कि वो मार्केट में बहुत अच्छा टैलेंटेड है, बहुत बुद्धिजीवी है, तो इस बार उसको राजा बनाते हैं। तो घोषणा उसका नाम हो गया। अब जब नाम घोषणा में आया तो ये लड़का को पता चला मेरा नंबर है राजा का। वो सोचा काश 40-45 साल के बाद आता, 50 के बाद आता, 5 साल बाद जीवन जिया ही है तो जंगल में छोड़ आते तो कोई दुख नहीं होता। लेकिन अभी 25 में राजा बनूंगा, 30 में काम हो जाएगा। अब 30 में काम होते बड़ा दुखी रहा। अब वहां की कमेटी है तो मना कर ही नहीं सकता, आखिरकार वो राजा बन गया। अब जैसे ही वो राजा बना, उसके दिमाग में आया, बोले वो मंत्री को बुलाया, बोले इधर आओ, मेरे को दिखाओ तुम लोग छोड़ते किधर हो, तुम लोग छोड़ते किधर हो जहां राजा को। बोले यार घने जंगलों के बीचों बीच छोड़ते हैं। बोले मेरे को वो जगह आज ही देखना। बोले क्यों? बोले आखिरकार जाना उधर ही है ना, तो देख तो लूं वो जगह कैसी है। बोले ठीक है। तो कुछ सैन्यों के बीच में, क्योंकि अभी तो राजा है, अभी कुछ सैन्य के बीच में उस घने जंगल के बीचों बीच जहां वो राजा को छोड़ा जाता वहां देखे ले जाया गया। तो वहां देखा कई ऐसे कंकाल पड़े थे, किसी की खोपड़ी पड़ी थी, सब किसके थे? पुराने जमाने के राजा के थे। उसको देख के उसको भी लगा कि मेरा भी नंबर आएगा तो इसी तरह मेरा भी कंकाल पड़ा मिलेगा। वो वहां से लौट के आया, बड़ा उदास होकर लौट के आया रास्ते भर में, लेकिन था तो दिमागदार। तुरंत उसने आके एक निर्णय लिया कि मैं कुछ ऐसे पहलवान को बुलाया जो थोड़ी टैलेंटेड लोग भी है, पहलवान भी है। 200 लोगों की एक टीम बुलाई और उस टीम को बुला के एक काम बोला कि देखो मैं 5 साल के लिए राजा हूं, आप लोगों को मैं एक काम देने वाला हूं, एक सीक्रेट मिशन। उस सीक्रेट मिशन में आप अगर कामयाब होते हो तो मेरे राज्यकाल पूरा होने के बाद मैं इतना संपत्ति आपको दे दूंगा जिस संपत्ति से आपका 7 पीढ़ी तक जीवन चला ले। तो क्या तैयार हो? तो 200 लोगों ने बोला ठीक है, अगर साथ में काम मिल रहा है और 7 पीढ़ियों का धन मिलने वाला है तो हम करने को तैयार है। काम क्या है? बोले घर से छुट्टी ले आओ क्योंकि मिशन बहुत सीक्रेट है। बोले ओके। अब ये मिशन पे जैसे ही रखा, राजा उन 200 लोगों को ले जाके सबसे पहले उसी जंगल में ले गए जहां राजा को छोड़ने वाले हैं। बोले काम करो, ये जो है ये जंगल है। बोले हाँ। बोले आपका काम है पेड़ काटो, आपका काम है पेड़ काटो। उसने उनको सब लोगों ने बोले क्या करना है? खाली पेड़ ही काटने। बोले हाँ तुम काटो, मैं आता हूं दोबारा। अब 6 महीना तक लगातार उधर पेड़ कटा जा रहा था। 6 महीने के बाद राजा देखा तो बहुत सारे पेड़ कट के तैयार है। तो बोले जितनी खाली जगह हो गया ना उतने जगह घर बना।
अब दूसरे 6 महीने में घर बनना चालू हो गया। अब जैसे ही घर बनना चालू हुआ, फिर उन लोग पहुंचे, देखे काफी घर बन चुकी है। अब बोले अब वापस पेड़ काटो। वापस पेड़ कटे तो 6 महीने के बाद जब राजा वहां पहुंचे तो कहे कि बहुत सारे जानवर अब तंग करने लग गए हैं, दिन रात चारों तरफ अटैक हो रहा है। बोले अभी जो पेड़ काटे हो ना, उसका आप जू बना दो। क्या बना दो? जू। जो भी जानवर आया ना उसी में डालो, उसी में डालो, पार्क बना दो। तो उधर जू का पार्क बना और जो भी जानवर आए, हाथी, भालू, सब उसके अंदर डालते गए। फिर राजा बोला कि अब पेड़ काटो। अब पेड़ कटे, बोले अब घर भी बने थे, जू भी बन गया, अब दुकानें लगाओ। कुछ दुकानें बन गई। ऐसे में 4 साल पूरा हो चुका था। अब राजा वहां पहुंचा, बोले अच्छा अब तो बहुत सारे पेड़ कटे हुए भी है, एक काम करो, एक राजमहल भी बना दो। अब राजमहल बना और इस 2 ही महीने बचे थे। उन्होंने अपनी मंत्री, वो जो कमेटी वाले को बुलाया, बोले देखो मेरा कार्यकाल तो 2 महीने बाद खत्म होने वाला है, मेरे को एक काम करो, अभी से ले जाके उसी जंगल में छोड़ दो जहां तुम छोड़ रहे हो। बोले क्यों, इतनी उतावल क्यों, 2 महीना और तो है। बोले नहीं नहीं मेरा काम हो गया, अब मेरे को छोड़ दो। अब मैं आप बोले नहीं, 2 महीने के बाद ही आपको छोड़ने पड़ेंगे। अब 2 महीने बाद उन 200 श्रमिक को बुलाया, बोले देखो वो जो राजमहल है वो मेरा है, बाकी जो घर है वो आपका है, दुकानें आपका है, पूरा साम्राज्य जो आपने उस एरिया में शहर बनाए हो वो आपका है। 2 साल बाद, जब 2 महीने बाद उस राजा को ले जाके हेलीकॉप्टर में उसी जंगल के बीच में छोड़ा गया जहां जानवर लोग उस पुराने राजा लोगों की खा लेते थे, उसको अपना भोजन बना लेते थे। अब वहां क्या था? वहां एक नया शहर बन चुका था, एक नया राज्य बन चुका था, वो अब जंगल था नहीं। इस कहानी का मतलब यह है कि हम अपने ही जीवन में अपने को भी राजा बनने का मौका ऊपर वाला 40 साल देता है। 40 साल में से 20 साल तो सो जाते हैं, लेकिन 20 साल होशो हवास में राजा रहते हैं। हर 20 साल के बाद किसी भी लड़के को देखो, वो राजा की तरह दिखता है, बड़े सपने के साथ रहता है। 60 के बाद उसको जंगल में छोड़ा जाता है। हर वो 60 के बाद एक आदमी को देखो, वो असहाय दिखता है। अरे भगवान मेरे को कुछ तो दे दो, बेटा तू तो पूछ। कोई पूछ नहीं रहा है, वो राह देखता है, लोगों का इंतजार करता है, कोई मदद तो करो। भाई आपके जीवन में 20 से 60 40 साल आप जब राजा थे, नया शहर क्यों नहीं खड़ा किया? आपके पास भी मौका था, आप भी अपने काम करते करते पार्ट टाइम एक नया शहर खड़ा करते क्या नहीं करते? बस ये बात जितने को पता लग गया, इस संस्था में पिछले 24 वर्षों में 45 लोग वो हैं जो इस सिस्टम के कोर लीडर हैं, यानी इतने बड़े बड़े साम्राज्य बना लिए हैं, उनका नाम भारत ही नहीं पूरा विदेश जानने लग गया। आज हमारे बीच में जो सर मेरे को इनवाइट किए, गोगुंदा से हैं, राजस्थान से हैं, वो आपके इलाके में आते हैं, लेकिन मैं कहूं वो किसी पवित्र आत्मा से कम नहीं है। उनके एक एक शब्द लोगों के जीवन को पूरी तरह तख्ता बदल के रख देता है। पूरी तरह विचारों में वो घुसकर एक व्यक्ति के अंतर आत्मा को वो प्रेरित करते हैं कि आओ उठो जागो। ऐसे सैकड़ों लोग आज अपना साम्राज्य बना चुके हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब से अपने को जागृत होकर वो राजा का रोल निभाना चाहिए कि नहीं निभाना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? नया शहर बना लेंगे, कितने लोग तैयार हैं? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं आपको उस नए शहर के लिए और थोड़ा अंदर लेके चलता हूँ। आओ पेड़ काटते मिल कर, ठीक है? सबसे पहला जो रोल पड़ेगा यहाँ वो है साहस का। जैसे ही आप कोई निर्णय लेंगे कि मैं करना चाहता हूं, तो तुरंत पहला चीज आएगी साहस का, क्योंकि वो जमाने को आपको बताना है कि मैं नया काम शुरू किया।
और जैसे ही आप बात शुरू करते हैं ये दुनिया आपको रोकती है शायद। क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं विश्वास होता है कि आप अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये काम लगेगा साहस का। साहस कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा जानकारी दूंगा। अगर मान लेते हैं शेर क्या है? जंगल का राजा। अच्छा, मैं आपको एक बात पूछता हूं, जंगल का वो राजा है, वो कभी कहा था क्या मैं जंगल का राजा हूं? लेकिन हम मानते हैं कि नहीं मानते? हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? उसके पीछे एक कारण है, वो शेर खुद को मानता है कि मैं जंगल का राजा, बोलता नहीं है, वो मानता है, इसीलिए हम बोलते हैं। सही बात है कि नहीं? तो सबसे पहला चीज खुद को मानना आना चाहिए। अब देखो दूसरा, मैं दो चीजें बताता हूं, आपको ख्याल आ जाएगा। मान लेते हैं एक शेर है और एक भेड़ है, भेड़ जो डरपोक प्राणी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं कर तो लूं, अच्छे लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे उसको लेके बताता हूं। एक शेर है और एक भेड़ है। अगर मान लेते हैं वो भेड़ के पीछे जो डरपोक प्राणी है उसके पीछे 50 शेर आ जाए उसके सैनिक में, और जो शेर है उसके पीछे 50 भेड़ आ जाए। अगर शेर और भेड़ का लड़ाई की जाए, जिसकी कप्तान भेड़ है, 50 शेर उसके सैनिक है, शेर कप्तान है, 50 भेड़ उसके सैनिक में, अगर दोनों युद्ध करेंगे तो जीतेगा कौन? जीतेगा कौन? भेड़ों वाला शेर कप्तान। जो शेर कप्तान है वो जीतेगा। आप में से कोई, आप शेर वाला, मतलब जो 50 शेर पीछे हैं, आगे है, 50 शेर आगे नहीं है, एक ही शेर आगे है। हाँ, वो शेर और भेड़ के बीच में वो जीतेगा जिसका कप्तान शेर होगा साहब, जिसकी कप्तान शेर होगा। क्यों? क्योंकि भेड़ जो है वो डरपोक होने के कारण वो अपने टीम में भले ही शेर हो, वो सबको क्या कहेगा पता है? कि देखो जैसे ही अटैक करेगा ना, पहला काम करना जान बचा के भाग जाओ। और वो शेर क्या कहेगा? देख वो आएगा क्या, तू चढ़ जाना उसके ऊपर, तो तुरंत वो अटैक करने का सिखाएगा और वो भागने का सिखाएगा। इसीलिए सर इस दुनिया में से एग्जाम्पल है, अगर खुद को शेर मानोगे और अटैक मूड में रहोगे, ये दुनिया भले ही आपके पीछे उस सैनिक में उतनी ताकत ना हो तो भी आप इस दुनिया का जंग जीत सकते। और ये काम को अपन इसलिए भी समझना चाहिए सर, परिवर्तन का दुनिया है, दुनिया परिवर्तन होते रहता है, कई दौर आए हैं, कई परिवर्तन हमने भी देखे हैं। देखो 1980 के आजू बाजू जब पहली बार कंप्यूटर आया, उस दौर में जिन लोगों ने कंप्यूटर का साथ दिया, उस कंपनियों में काम की, जैसे HP है, HCL है या एप्पल है, ये लोगों ने लैपटॉप वगैरह बनाना चालू किया। आज अगर कोई लैपटॉप के दुनिया में इन 3 कंपनियों को ओवरटेक करना चाहा तो कर सकेगा क्या? क्यों? क्योंकि उन लोगों ने उस समय अपने पेड़ काम करना चालू किया जिस समय लोग विरोध करते थे। धीरू भाई अंबानी कहते हैं कि दुनिया से पहले सोचो और बड़ा सोचो। अगर बड़ा सोचते हैं और पहले सोचते हैं, उसी को ही मौका मिलता है कुछ बड़ा कर दिखाने का। तो 1980 के बाद, उसके बाद आया मोबाइल का दुनिया, 90 के दशक के आजू बाजू जब आए STD बूथ आए, साइबर कैफे आए, लोगों ने STD बूथ और साइबर कैफे डाल के पैसा बनाया कि नहीं बनाया? लेकिन आज कोई साइबर कैफे डालना चाहा तो नहीं बना सकता। इसका कारण क्योंकि उस समय लोगों के पास मोबाइल नहीं था, उनके वहां जाना जरूरी था। तो उस समय लोगों ने बहुत पैसा बनाया। STD बूथ वाले ने तो रात को 1-1 बजे तक लाइन में लगे, लोगों को लाइन में लगते थे, उन्होंने पैसा देख के कितना रुपया मिलेगा। मैंने भी बात की, आप सब लोगों ने बात भी किए होंगे, सही है कि नहीं? 2000 साल आया, एक दौर ऐसा भी आया जो इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने चालू किए लोगों ने, नॉन बैंकिंग जिसको बोलते हैं पैसा डबल करने वाला। उस समय जो एजेंट बना, आज वो CEO DO सब है।
लेकिन आज अगर आप चाहोगे ना किसी भी संस्था में इंश्योरेंस पे आप एजेंट बन जाओगे, लेकिन आपको अपने मोहल्ले का भी आधार खाता नहीं मिलेगा, कारण उसका मामा भी है और उसका दादा भी है। तो परिवर्तन के दौर में अपने आप को बदल देना जरूरी है, क्योंकि ये बदलाव है। हर 10-20 साल में एक नई अपॉर्चुनिटी आती है, हम कई बार उस मौके को पढ़ नहीं पाते। अब आपके सामने सर ने एक बढ़िया बात बताई, अभी एक क्या है, स्वावलंबी यानी स्टार्टअप इंडिया, खुद के पैरों में खड़ा होने वाला समय आ चुका है। और खुद के पैरों में खड़ा होने के लिए एक ही काम दिखता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, RCM। क्या दिखता है? RCM। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बिजनेस प्रॉब्लम भी क्यों बनाता है? क्योंकि इस बिजनेस का कुछ खास बात है। सबसे पहले जब मैंने भी देखा, मेरे को ये इंस्पायर किया, पैसा नहीं लगता। क्या नहीं लगता? पैसा। देखो, कोई भी व्यवसाय आप करना चाहोगे तो उस व्यवसाय में एक ठेला वाला भी 50,000 नहीं लगा के कमा नहीं सकता, तो फिर यहाँ 1 रुपया नहीं लगता। तब मेरे को इंस्पायर में हुआ कि यार नौकरी कर। मैंने भी कई लोगों से सुना था, कई कंपनियों को देखा था, वो लोग सपने तो जागृत करते थे, लेकिन साथ ही साथ क्या कहते थे पता है? 5,000 भरो, हम आपको डबल देंगे, तिबल देंगे, पैसा इतना बेशुमार बारिश करेंगे। लेकिन वो कंपनी 5,000 अपना जो बचाया हुआ पूंजी लेके चला जाता था। तो ये जो बात थी, यहाँ पैसा नहीं लगता, फ्री कॉन्सेप्ट है। ये व्यवसाय में आपको स्वावलंबी होना है, बड़ा टीम बनाना है, तो 1 रुपया लगेगा नहीं। लगेगा नहीं तो कुछ रिस्क रहेगा क्या? no. कुछ रिस्क नहीं आएगा, इसमें लागत नहीं तो खोने को भी कुछ नहीं है। दूसरी एक बात, सर ने एक बढ़िया बात बताई थी कि मैं सप्ताह में 3 दिन काम करके इसमें रॉयल्टी अचीवर बन सकता हूं। तो अंदर ही अंदर मैं मुस्कुराया। तो मेरे को भी पूछा गया, आप कितना घंटा जॉब करते हो? 12 घंटा। आप भी अपने अपने कामों को 12 घंटा करते होंगे। मैं भी सूरत में 12 घंटा नौकरी करता था। सुबह 7-8 बजे जाना, रात को 8 बजे छुट्टी होना। लेकिन 12 घंटे में जीवन क्यों नहीं बना? उन्होंने उदाहरण बताई ऐसा, 12 घंटा आप काम पे जाते हो, दिन के 24 घंटे हैं, और उसमें दिन का अगर 500 है गुना 30 दिन है तो फिक्स कितने रुपये आएंगे? 15,000। फिक्स 15,000 है। ये आपका काम है। क्यों? क्योंकि टाइम बढ़ेगा नहीं, दिन बढ़ेगा नहीं, पगार बढ़ेगा नहीं, तो रिजल्ट तो फिक्स ही रहेंगे ना। रिजल्ट तो फिक्स ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका समय, दिन, सब चीजें फिक्स है। लेकिन यहाँ आपका 2 घंटा क्यों लोगों का मल्टीपल हो जाता है? क्योंकि यहाँ आप जुड़ते हो। आपका 2 घंटा का मेहनत, जैसे देखो, एक केरी का बीज है, मतलब केरी खाते हो आप? केरी खाने के बाद उस गुठली को आप फेंक दो और उस गुठली को आप जमीन में गाड़ दो। दोनों में क्या अंतर रहेगा पता है? जो गुठली को आपने फेंक दी वो सड़ जाता है, सड़ जाता है कि नहीं? और जिस गुठली को आपने जमीन में गाड़ दिया और देखरेख किया, वो गुठली एक दिन पेड़ बन जाता है। सही बात है? यानी एक चीज खत्म हो जाता है, वही गुठली एक नया जीवन लेके करोड़ों केरी को पैदा कर देता है। इसी तरह हमारा डेली का 12 घंटा यहाँ डेथ हो जा रहा है, यानी मर जा रहा है। और यहाँ आपका 2 घंटे का मेहनत वो एक बीज की तरह गाढ़ा जाता है। जैसे मैं आज आया, आपको जानकारी दी, आपको RCM में समझाया, आपको दुकान दिखाई, मेरी एक नेटवर्क बना के नहीं? यानी 2 घंटा मैंने एक बीज बोया और 2 घंटा, ऐसे करते करते मेरा जिस दिन 100 घंटे काम हो गया, कितने घंटे? 100 घंटे काम हो गया, तो 100 घंटे में मैंने कम से कम 50 को तो जानकारी दी। अब 50 आदमी को मैंने पेड़ बना दी, 50 लोगों की खरीदारी, मेरे को हमेशा 7 पीढ़ी तक आएगा। ये है नेटवर्क का ताकत, कि अपना यहाँ 2 घंटा मरता नहीं है। अगर आपने इस काम को करोगे तो इसके अंदर नो बॉस है,
यहाँ कोई जॉब करते हैं क्या सब? कितने लोग जॉब करते हैं मेरी तरह? अच्छा 2 जन 3 जन, बाकी सब खेती करने वाले लोग हैं। क्या बात है, किसान के लिए नमस्कार। क्योंकि आप लोग हमारा देश का बोलते हैं ना भाग्य विधाता लोग हैं, आपके वजह से हमें अच्छा अन्न मिलता है, क्योंकि आप ही देश का नींव हो। चलो, और जॉब करने वाला, मैं जॉब करता था। जॉब में क्या होता है सर, आज अपने बच्चे को भी हम पढ़ा रहे हैं जॉब के लिए, पढ़ाए जा रहे हैं जॉब के लिए, लेकिन जॉब में क्या होता है कि वो हमेशा गर्दन पे तलवार रखता है कि भाई आपको निकाल दूंगा। एक चीज का डरावना, मेरे को बॉस का नाम बोले तो कैसा दिखता पता है? राक्षस की तरह। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो पापी पेट का सवाल है, परिवार पीछे खड़ा है, माँ हो, बाप हो, पत्नी हो, बच्चे हो, एक ही चीज, घर में घुसते ही पापा लाओ ना 2 रुपया। माँ बोलती है बेटा सर वो मेरे लिए उधर देना है, उसको 500 देना, इसको 200 देना। बीवी बोलती है सर जी सुनो जी, साड़ी खत्म हो गई, साड़ी लाना है। यानी घर में घुसते ही पैसा ही चाहिए, और जैसे ही कंपनी जाता हूँ ना, बॉस बोलता है टाइम से नहीं आया, निकाल दूंगा। डराता रहता है यार। मैं ना बड़ा नौकरी को है ना, मेरे को एक बचपन में एक व्यक्ति सिखाया था, नौकरी बचाओ नौकरी बचाओ तो ही आपका घर चलेगा। बचाना भी आना चाहिए, बचाना भी आना चाहिए। तो मैं ना बड़ा काम वहां से मैं सीखा था, जैसे ही बॉस किसी काम के लिए तैसी करेगा ना, पहले ही जाके मतलब ऐसा कांपते रहने का, ताकि क्या उसको मैसेज जाए कि ये डर गया है, ताकि कम डांटे, और निकालने का धमकी तो कभी ना। घर चलता रहे ना, क्योंकि घर में सब मेरे को पता है, सब ऐसा करके बैठे हैं, तुम लाओ खर्चे बहुत। तो जैसे ही मैंने सुना कि यहाँ नो बॉस है, तो मैं कान खड़ा कर दिया। अच्छा यहाँ मतलब ये जो मैं काम करूंगा, इस धंधे में मैं जो भी कारोबार खड़ा करूंगा, मेरी जो भी टीम निर्माण होगी, यहाँ कोई मेरे ऊपर कोई हुक्म करने वाला नहीं, कोई पगार देने वाला आदमी नहीं है क्या? बोले डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर है। यहाँ कितने लोगों को डायरेक्ट अकाउंट आ जाता है साहब? क्या बात है, क्या बात है। इन सब का बॉस नहीं है। बाकी जहां से भी आप तनख्वाह लेते हो, अगर तनख्वाह देने वाला कोई है तो देखना वो ऐसा बैठता है, और यहाँ अदृश्य आदमी पैसा दे जाता है, वो भी चुपचाप। मेरे को बहुत प्रभावित किया मेरे जीवन में, और इसमें 3 विशेष चीज है जो पीछे लगा के रखते हैं। 3, पहला रहता है कि इसमें कंपनी जो है नई नई प्रोडक्ट लाकर हमें एक नई उमंग भर देता है, नया नया प्रोडक्ट लाकर एक नई उमंग भर देता है। तो अब ये प्रोडक्ट पे भी बड़ा काम होगा सर। मैंने देखा हो सर, मैं सर लोगों के समय में जब सर बताते हैं 45-50 प्रोडक्ट में सर लोगों ने काम चालू किया। मैं जब आया था तब 150 प्रोडक्ट था, और मेरे आंखों के सामने आज 400 से ज्यादा प्रोडक्ट, ऑनलाइन देखा जाए तो 700 से ज्यादा प्रोडक्ट। और मैं आपको बात कर दूं, ये कंपनी आने वाले समय लाखों प्रोडक्ट की तैयारी कर रही है, ताकि ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं होगा जो आपकी डिमांड हो और आरसीएम में ना मिले। दूसरी मैंने विशेषता देखी, यहाँ ऑफलाइन बोलकर एक व्यक्ति है जो है, उनके लिए क्या बोलूं, अगर एक शब्द में कहूं अपलाइन बोलकर, बिना तावा गरम तावा का रोटी नहीं पकती, बिना अपलाइन का यहाँ मंजिल नहीं दिखती साहब। बिना गरम तावा से रोटी बनेगी क्या? तो यहाँ पे भी एक अपलाइन है, जो व्यक्ति उनकी प्लानिंग इस तरह का रहता है जो हमें पता भी नहीं हो। एक नया व्यक्ति को बहुत ज्यादा पता नहीं होता है, लेकिन अनुभवी व्यक्ति होने के कारण एक बैक सपोर्ट मिल जाता है, यानी हमें आगे बढ़ने का एक राह मिल जाता है, क्योंकि अनुभवी लोग साथ में होते हैं। और बाजार सब मैंने देखा है एक दूसरे की टांग खींचने में लगी है, और यहाँ का पूरा संस्था उठाने में लगी है, उठाने में लगी है। तीसरी एक चीज है इस सिस्टम में, और एक है जो काम करता है, अदृश्य है, वो है आपका लाइफ लेवल, जिसको आप देखे अभी नहीं है। जो नए साथी है ना, वो अभी देखा नहीं है।
लेकिन वो आपके इंतजार में बैठा है। देखो कुदरत है ना, अगर आज आपको इस हॉल में बिठाया है, उसके पीछे उसका मकसद है कि आपको कामयाब करवाने के लिए ही वो आपको यहाँ लाया है। मैं ये 100% कह सकता हूँ, मेरे को अगर इसने इस सिस्टम पे लाए तो मेरे बैक सपोर्ट पे 2 थे और मेरा अदृश्य में एक व्यक्ति था। जैसे बोलते हैं ना, हम जैसे ही जन्म लेते हैं, हमारा 2 साल बाद एक लड़की जन्म ही ले लेता है, क्योंकि वो मेरे किस्मत में लिखा हुआ आता है। तो इसी तरह अगर आज से मेरे को ऊपर वाले ने समझाने के लिए भेजा है, अगर मैं यहाँ ज्वाइन होकर टिक गया और लगा रहा, लोगों तक पहुंचता रहा, तो वो व्यक्ति जो है, जो मेरी तकदीर और किस्मत बदल देगा, मेरे को इस दुनिया में बड़ा बिजनेस करने का मौका देगा, वो व्यक्ति से मेरा रूबरू होगा। आज मेरी टीम में 10,000 से ज्यादा लोग हैं। इनमें 17 लोग ऐसे थे जो मेरे टीम में रॉयल्टी अचीवर। 17 लोग। वो 17 लोग कौन थे पता है? जब मैं जुड़ा था ना, तब मेरे को पता ही नहीं था वो किधर है। मैं सोचा मेरा मामा, दादा, भाई, बंधु, ये लोग मेरे को अमीर बना देंगे, ये लोगों की खरीदारी मेरे को टॉप पे लाएगा। सर मैंने देखा वो लोग भी नहीं लाए। मैं सोचा था मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, वो लोग शायद जुड़ के बहुत सारा खरीदी कर लेंगे और मेरा काम हो जाएगा। वो भी नहीं हुआ सर। लेकिन मैं आपको कहूँ, मैं लगा रहा, मैं बताता रहा। मैं यूं ही एक धूप के सीजन में खड़ा था और एक व्यक्ति आए, वो अपना छाछ लेने के लिए धूप में। मैं सोचा यार कि इनको बात ही कर देता हूँ। मैं बोला हाउ हेलो, तो वो बोले हेलो, वो दूर से ही बोले। मैं बोला और ऐसा किया, तो उन्होंने और एक बार किया। मैं बोला हाथ किसको दिखाते हो? तो वो टेंशन में आ गया। बोले हाथ दिखाता है, फिर पूछता है। वो मेरे पास आया, बोले क्यों, क्या हुआ? मैं बोला नहीं, तुमने हाथ किसको दिखाया? बोले तुमको। मैं बोला ऐसा? बोले आपने ही तो पहले किया। उसकी हिंदी जो थी ना, वो उड़ीसा का था, मतलब प्रॉपर हिंदी नहीं था। मैं पकड़ लिया। मैं बोला यार आप उड़ीसा के हो क्या, बाहर प्रांत के हो क्या? बोले हाँ उड़ीसा का हूँ। मैं बोला यार मैं भी उड़ीसा का हूँ। मैं बोला बस यूं ही बातचीत करने के लिए आपसे थोड़ा हाय कर लिया। बोले अच्छा आप यहाँ कैसे? जबकि मैं मेरे घर से 100 किलोमीटर दूर था। मैं बोला बस एक मिशन के लिए आया हूँ, एक ऐसा तेल लेके आया हूँ जो तेल लोगों के घर में कई बीमारियों को मुक्त करने में मदद करता है। बस उसका काम देने भी आया हूँ और कई ऐसे लोगों को अच्छा करने भी आया हूँ। बोले पहले तो मैं एसिडिटी में, ये अच्छा करता है? बोला हाँ। तो बोले मेरे को देखे जाओ। मैं 5 लीटर देख के आया और वो व्यक्ति सुरेंद्र नाथ मेरी टीम में सोनगढ़ का पीयूष होल्डर, आज वो व्यक्ति। ऐसे अनजान व्यक्ति भी आपके साथ जुड़ेंगे सर। बरसते क्या करना होगा कि हमें टिके रहना होगा, ना के वो क्या बोलते हैं, पहला काम क्या करना है पता है? पहला काम इसमें है ना, अपलाइन जो कहेगा उस पर शंका नहीं करना। बहुत सारे लोग जो है नहीं, अपलाइन पर पहले ही शंका कर लेते हैं। वो बोलते हैं यार अपलाइन कहेगा कि आप कामयाब हो सकते हो, मैं विश्वास करता हूं, लेकिन लोग शंका ये वो खाली खाली फुला रहे हैं। इसको एक छोटा सा उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति एक स्टेशन में गया, उसको जाना था मुंबई। और जैसे ही उसने पहुंचा, देखा कि अपने पास और आधा घंटा समय है, क्या करूं। उधर देखा तो उधर एक वजन काटा वाला नहीं होता है, जो 1 रुपया डालो तो बताता है वजन। लेकिन उस मशीन पे लिखा था कि यहाँ आपका भविष्य भी बताया जाता है। तो उसने बोला चलो देख लेते हैं। अब उसने 1 रुपया सिक्का निकाला, ऊपर खड़ा हुआ, जैसे ही डाला अंदर से पर्ची आया। बोले आपका नाम प्रशांत है, आपका वेट 60 kg है और आप अभी मुंबई जाने वाले हो 30 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद आपका ट्रेन आने वाला है। तो उसने बोला वजन बताता है, ये मेरे समझ में तो आता है, लेकिन ये मेरा नाम बताता है और मैं मुंबई जाऊंगा ये बताता है, इसका मतलब कोई तो इसको मैसेज दे रहा है, वरना मशीन कैसे जानता। अब उतने में उसको टेंशन आई, उसने तुरंत तो क्या करूं, तो शौचालय दिखा। वो तुरंत शौचालय के अंदर गया, अपने बाल दाढ़ी सब कटवा दी,
फटाफट जो है हुलिया चेंज किया और बाहर आया और फटाफट खड़ा होकर अंदर मशीन में 1 रुपया जैसे ही डाला वो अंदर से पर्ची आया, आपका नाम प्रशांत है, आप 60 kg के हो, 10 मिनट के बाद आपका मुंबई का ट्रेन आने वाला है। अब उसको बोला यार ये तो गड़बड़ है। अब मशीन के पीछे भी जाके देखता है, कोई देख तो नहीं रहा है। अब नहीं देख रहा है तो उसको बड़ा टेंशन आ गया, यार ये मशीन कैसे बता रहा है यार। अब उतने में वो देखा तो एक गुरखा वाला मैडम वहां से गुजर रही थी, तो उसके पास दौड़ा गया, बोले बहन जी मेरा एक मदद करोगे? बोले क्या? बोले एक जन को झूठा साबित करना है। बोले मैं क्या हेल्प करूं? बोले आपके पास एक्स्ट्रा गुरखा हो तो दो ना, वो मेरा चेहरा पढ़ लेता है। तो बोले हाँ है तो सही, लेकिन मेरे को जल्दी दे देना। बोले आप भी मशीन के पास ही बैठो, अब अपन झूठ पकड़ते हैं। अब वो व्यक्ति गया, गुरखा पहन के बाहर आया और मशीन पे खड़ा होते ही 1 रुपया बड़ा एक्साइटेड था कि आज तो झूठा कर ही दूंगा। 1 रुपया सिक्का डालते ही और मशीन से पर्ची आई, आपका नाम प्रशांत है, आप 60 kg के हो, लेकिन अभी आपने मुंबई का ट्रेन मिस कर चुके हो। अब मैं आपको एक बात पूछता हूँ, क्या उनका नाम प्रशांत नहीं था? था। क्या उसका वजन 60 kg नहीं था? था। वो मुंबई क्या जाने वाला नहीं था? था। हर चीज हकीकत थी, तो शंका क्या करना जरूरी था सर? मान लेता हाँ मशीन कह रहा है होगा या भाई दुनिया है होगा, यहाँ प्लेन कह रहा है आप रॉयल्टी जा सकते हो, हाँ मैं कैसे जा सकता है? मैं तो जा ही नहीं सकता। तो सबसे पहला अगर हम अपलाइन पे शंका ना करके, अगर हम उन पे ट्रस्ट करके काम पे लग जाए, अपना दिमाग ना लगाए, आप अपने हिसाब से ना करके दिमाग ना लगा के अपलाइन का कहा मानोगे? क्योंकि एक व्यक्ति है जो इस बिजनेस में बहुत ही पापड़ बेल के रॉयल्टी पहुंचा है सर। एक व्यक्ति बहुत ही पापड़ बेलकर वो टेक्निकल पहुंचा है। क्यों? उसने सैकड़ों लोगों को ना सुना है। ऐसे ही कोई भगवान नहीं बनता, सैकड़ों छेनी हथौड़ी का मार खाए बगैर कौन सा पत्थर को पूजा जाता है सर? तो हम ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं? आज के बाद कभी शंका करेंगे अपलाइन पे? करेंगे क्या? नहीं ना। तो बात करते हैं 2 नंबर पे। दूसरा चीज आएगी कि भाई आप है ना, देखो इस दुनिया में कौन अक्लमंद इंसान नहीं है? सब अक्लमंद है, सबके पास दिमाग है कि नहीं? सब होशियार है कि नहीं? हम सब होशियार हैं, हम सब के पास दिमाग है, खुद का भी कई सारा रणनीति है। हम सब अपने आप को कुछ ना कुछ होशियार तो मानते ही है, कोई अपने आप को कमजोर मानता नहीं है। लेकिन जब इस बिजनेस में आओगे ना सर, तो सबसे पहले यहाँ अपने आप को जीरो करके आओ, खुद को एक लेवल मतलब मान के आओ, इस बिजनेस को मेरे को स्टूडेंट होके सीखना है, मेरे को बचपन में आके सीखना है, मतलब बच्चा बन के सीखना है, कहा जाए बस उतने ही करना है, खुद का दिमाग नहीं लगाना है, खुद को अपलाइन के पास सरेंडर कर देना है। ऐसा क्यों? मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, आप पेट्रोल भरने जाते हो पेट्रोल पंप पे? पेट्रोल पंप पे जाते हो कि yes. जाते हो? वहां 100 रुपया पेट्रोल पंप वाले को देते हो और क्या कहते हो कि लो 100 रुपया लो और पेट्रोल डालो, और जैसे ही 100 रुपया डालता है और नल डालता है, तुरंत आपको क्या बोलता है? जीरो देखो। क्या बोलता है? जीरो देखो। बोलता है कि नहीं बोलता है? अच्छा, मैं ज्यादातर लोगों को जानता हूँ वो एक पेट्रोल पंप पे ही बार पेट्रोल डलाते हैं, क्योंकि पेट्रोल उनको लगता है कि यहाँ का पेट्रोल ज्यादा एवरेज देता है। ऐसा मेरी भी मानसिकता है शायद, सही है? तो हम जितनी बार जाए, जितना बार पैसा दें, उतनी बार क्या कहते हैं? जीरो देखो। वो कहता है कि नहीं? यानी हर बार जीरो देखने को कहता है। कभी आप कहते हो क्या मेरे को जीरो नहीं होना, जीरो नहीं देखना, ऐसा कहते हो? क्यों नहीं कहते पता है? क्योंकि जैसे ही आप नहीं देखोगे ना, और डालेगा लेगा 100 डलाएगा 50 का। क्यों? 50 का अच्छा कर लिया अगर जीरो नहीं देखोगे तो। इसी तरह आज आपके पास आपकी अलग अलग चीजों का अनुभव है, अलग अलग तरीके का ज्ञान है। अगर आप भी यहाँ अपना ज्ञान लेके आओगे, लगाओगे 100, यानी लगाओगे 2-3 साल, लेकिन ले जाओगे आधा, रॉयल्टी नहीं ले जाओगे साहब, रॉयल्टी नहीं ले जाओगे।
अगर 100 का 100 पेट्रोल ले जाना है तो एक बार जीरो जरूर देख लेने का, ठीक है। तो अगर जीरो देखते हैं, हर बार जीरो देखना है। बिजनेस करते समय पहले प्लान देखते समय खुद को जीरो करके देखना है। 10 को जोड़ दिया, अब 11 को जोड़ना है तो भी जीरो देखना है। एक वाइटल लेवल पे आ गए, फिर से आगे बढ़ने के लिए खुद को जीरो करो। फिर एक बार रॉयल्टी आ गई, अब सर क्या गलती हो रहा है अब तो बता दो, क्योंकि मेरे को रॉयल्टी से भी टेक्निकल जाना है। कई पड़ाव आएंगे, हर वो पड़ाव पे आपको एक बार खुद को जीरो करके ही देखो तो आप तरक्की करते जाओगे। धीरू भाई अंबानी यहाँ पे भी एक डायलॉग कहते हैं, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, तुम बताओ तुम बताओ। तो 65,000 करोड़ों का साम्राज्य बना दिया। लेकिन हम सब क्या कहते हैं पता है, मुझे भी बहुत आता है, इसीलिए अपन इधर का इधर। तो आज के बाद क्या कह सकते हैं, मुझे कुछ नहीं आता, बताओ सर, कह सकते हैं? एक बार जोरदार ताली बजाओ। 3 नंबर, कुछ चीजें है ना सर, कुछ चीजें एकदम फिक्स है, सफल होने का कुछ जगह कुछ तरीका फिक्स है, उसको चेंज कभी मत करो सर। मैं आपको अगर कहूं, आपने जान वाहन को देखा है कि नहीं देखा? बहुत सारे ऐसे देखे, साइकिल देखे, साइकिल देखी, छोटे वाला गाड़ी बच्चा चलाता है उसको भी देखा आपने, कार को भी देखी, कार में कई प्रकार डिजाइन है उसको देखे आपने, फ्लाइट को भी देखा कि नहीं? ये सब बहाने चलते हैं, लेकिन इन सभी चीजों में एक चीज कॉमन है। भले गाड़ियों का रंग अलग हो सकता है, भले महंगी और सस्ती हो सकती है, लेकिन एक चीज कॉमन है, वो है पहिया सबका गोल है। आपने कभी सोचा कि भाई साइकिल का भी पहिया गोल, प्लेन का भी पहिया गोल, कार का भी पहिया गोल, सबका गोल क्यों? किसी का तो चौकट्टा बना होता, वो प्लान सक्सेस है, इसीलिए दुनिया डिजाइन मॉडल ऊपर का बना देता अलग, लेकिन रोड पे दौड़ाने वाले का मॉडल बनाता नहीं है, क्योंकि उसको पता है ये प्लान को चेंज करूंगा तो रोड पे गाड़ी चलेगी ही। तो हम भी है ना, यहाँ प्लान फिक्स है, सबसे पहले आओ 100% प्रोडक्ट यूज करो, ये प्लान फिक्स है। अगर आप कहोगे नहीं मैं तो आधा यूज करूंगा सर, फिर आप चौकट्टा वाला पहिया ले बना रहे हो, फिर कहोगे चल ही नहीं रहा, कहां से चलेगा? क्योंकि आपको तो पहला प्लान में ही नहीं आ रहे हो। इसका प्लान फिक्स है कि आप मेकिंग लिस्ट बनाओ, आपकी पहचान की सूची बनाओ, और उनको इनवाइट करने के लिए अपलाइन के साथ इनवाइट सीखो कि कैसे लोगों को बुलाकर दुकान दिखाया जाता है। और लोग कहते हैं मीटिंग में आओ, हम कहते हैं कि मीटिंग क्यों आए सर? अगली बार आए थे ना सुशांत जी, हम उनको सुन के समझ गए जी, अब आरसीएम को तो जान ही गए, अब अगली बार 9 तारीख को फिर आना है क्या? हम जान गए ना जी कैसे करते हैं, अरे कैसे करते हैं वो जान गए, लेकिन लगातार आएंगे ना आप में। वो क्या बोलते हैं, एक बार दूध पी के कोई पहलवान नहीं बना, रेगुलर दूध पीने वाला ही पहलवान बनता है। फिर उनका स्टार्टअप करो, और अपलाइन का साथ हमेशा संगत में बने रहो सर, संगत में बने रहो। अपलाइन कौन है बता दूं एक लाइन में, अपलाइन है आग, फायर है फायर। हम वो फायर अभी बने नहीं है, हमको लोहा बनना है और उस आग के पास सट के रहना है, ताकि हम भी गर्म बना रहे, हमें कोई छू दे वो भी जल जाए, यानी हमें कोई छू दे तो भी आरसीएम में ज्वाइन कर जाए। इतना अपने अंदर बर्निंग डिजाइनर लाने के लिए हमें उस अपलाइन के साथ सट के रहना। ये क्या है, प्लान फिक्स है, यानी पहिया गोल है। अगर इसमें कोई छेड़छाड़ किया ना गोल पहिया में, फिर रोड पे नहीं चलेगी गाड़ी से। तो क्या अपन पहिया बदलेंगे तो नहीं ना? चलेंगे तो उसी रास्ते पे। अगर मैं कहूँ आपको, मेरे को जाना है अभी सूरत, अब सूरत किधर आता है? इधर। अब आप मेरे को क्या उत्तर देंगे पता है? सर इधर से जाओ, पहले इधर उतरो, फिर इधर जाओ, फिर इधर जाओगे तो बस स्टैंड आएगा, ऐसा ही सलाह दोगे? मैं कहूँगा सूरत इधर
आप भेज रहे हो इधर उधर इधर। अगर मैं इधर से जाऊं तो दीवार पे लड़ूंगा नहीं क्या? रोड बना है, अगर चला जाऊंगा तो नया रोड बनाने का नहीं पड़ेगा। अगर नया रोड बनाने जाऊंगा तो जिंदगी लग जाएगी, शायद सूरत ही नहीं पहुंच। सही बात है कि नहीं? तो हमें क्या करना चाहिए? पहिया गोल वाले में साथ देना, जीरो कर देना है, जीरो करना है, फॉलोअर बनना है, दिमाग नहीं लगाना है। बस कहा गया बात, ये जो 5 चीजें हैं उसको फॉलो करना है। अगर हम फॉलो करते हैं फिर हमारे जीवन में आता है क्या पता है? फिर एक नेटवर्क बनता है। टीम कई बार आपका थराद में बनेगा, कई बार थराद से दूर भी जाएगा, टीम आउट ऑफ स्टेशन भी जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आपका स्टेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका स्टेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको एक चीज समझना है, ये नेटवर्क है, जब तक फैलेगा नहीं ये तब तक आपको ऊंचा ले जाएगा। लेकिन अगर राम कथा से अपन एक समझते हैं बात को कि इस दुनिया में जब राम अपने अयोध्या में थे तब तक क्या थे पता है? तब तक युवराज राम थे। लेकिन जब उनको वन में भेजा गया, वन के अंदर उन्होंने कठिन परिश्रम की, अलग अलग युद्ध लड़े, अलग अलग युद्ध लड़के 14 साल जब वन में से लौट के आए, वन की चुनौतियों को स्वीकार किया, तब उनको भगवान राम कहलाए। अभी आप कहाँ खड़े हो? थराद में। अब आप कौन हो पता है? आप अपने बिजनेस का युवराज हो। आप अभी अपने बिजनेस का युवराज हो। जैसे जैसे ये आउट ऑफ स्टेशन ले जाएगा, यानी उस जंगल की चुनौतियों को आप इसमें स्वीकार करेंगे, बाहर आउट ऑफ स्टेशन जाएंगे, थोड़ी प्रयास करेंगे, वहां भी रॉयल्टी दिलाएंगे। जब सैकड़ों इलाके में आप अपना अपना सेना खड़ा करके आएंगे तो आप अपने ही बिजनेस में भगवान कहलाएंगे। तो मेरा एक मानना है कि यहाँ पे भी अपने आप को यहाँ क्या करना है? आउट ऑफ स्टेशन जाने को तैयार है। मैं आपके बीच में थोड़े छोटे छोटे शब्द ले आता हूँ। सबसे पहले ABC फॉर्मूला पे अपन को ध्यान रखना है। ए में क्या आता है? सबसे पहले आता है आज तक अभी जो सीखा हम तुरंत एक्शन में आ जाए। किस में आ जाए? एक्शन में आ जाए। बस खरीद नहीं रहे होंगे, खरीदना चालू कर दो। नहीं मान रहे थे, मानना चालू करो। मैं तो देखता हूँ बहुत सारे लोगों को आरसीएम अगर दिल से कर रहे हैं तो सर 100%। सबसे पहले आप दिखने में भी तो आरसीएम दिखो, शर्ट आरसीएम, टेंट आरसीएम, सब चीजें आरसीएम का हो तो आप दिखते हो आरसीएम वाले। तैयार है? हाँ, तो सबसे पहले एक्शन में आओ। हम गलती क्या करते हैं? सुनने को तो सुन लिया, सुनने को सुन लिया, लेकिन मूवमेंट पे नहीं आते। अगली बार भी आएंगे, मैं बोलता हूँ सर आपके घर का खरीदारी हुआ नहीं। हाँ जी, वो क्या है, थोड़ा पड़ोसी वाला आ गया था, तो वो पड़ोसी वाले के घर में शादी थी तो उनके वहाँ राशन बहुत बच गया, तो वहां से सस्ते में मिल गया तो खरीद लिया जी। तो आधा चीज में तो हमें ना जुगाड़ लगाते, एक्शन में आते नहीं है, गड़बड़ वहां है। हमें एक्शन में आना चाहिए, आएंगे। दूसरा, भरोसा करना चाहिए। किस पे भरोसा करना चाहिए? सबसे पहले 3 जनते। पहले तो खुद पे भरोसा करना है कि ऊपर वाले ने आपको आशीर्वाद दिया है, आपका तकदीर को बदलने के लिए, आप अपने चेहरे को राजा बनाने के लिए, आपके घर के सुख समृद्धि लाने के लिए आपको आशीर्वाद यहाँ लेके आया, ऊपर वाला यहाँ लेके आया है। वो चाहता है। देखो आज अपने कई लोगों ने बहुत सारे लोगों को बुलाए, वो लोग इसलिए नहीं आए क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वो आपसे पहले राजा बने। वो आपको राजा बनाने आया है। तो सबसे पहले खुद पे भरोसा करो कि नहीं, उसने मेरे पर कृपा दृष्टि है, इसीलिए तो आपसे हम समझा है। अगर आप मेरे को देखो ना सर, मैं कहता हूँ 9 वर्षों ने कहाँ ला दिया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी वो माँ जिसको मैं बचपन में छोड़ के आया था, मैंने 23 साल नौकरी की थी। मेरा माँ रो रो के हमेशा किसको कहता था पता है? सबको कहता था ये मेरा बेटा अभागा है, बचपन में पढ़ा नहीं, अब जाके मजदूरी करता है, पेट पाल रहा है, बस इसका जीवन अच्छे से चल जाए, अच्छा बहू मिल जाए, बस अच्छे से इसका घर चल जाए, बस यही प्रार्थना करता हूँ। लेकिन आज मेरा 4 भाई है,
4 भाई से मेरे जीवन में आरसीएम आया सर। आज मेरा माँ एक ही कहता है, मेरा 3 बट्टे निकम्मे है, ये बेटा तकदीर वाला। आज यहाँ का फोटो देखता होगा, माँ क्या फूले में नहीं समाता होगा। वो चीज आपके साथ भी हो सकता है सर। तैयार आज आपको खुद पे भरोसा करना होगा, खुद पे करना होगा। अगर भरोसा करेंगे सिस्टम पे कि जो सिस्टम पूरे भारत में क्रांति लाके रखा है, वो सिस्टम आपको भी कैसे छोड़ सकता है। जो सबके लिए है आपके लिए, आपका अपलाइन का साथ पकड़ के मैं कहता हूँ सर, यहाँ हरीश भाई ठुम्मर सर सूरत में है और भवानी शंकर सर सूरत में है। ये सर दोनों सूरत से स्टार्ट किए। मैं आपको कहता हूँ ये दोनों सर ने पूरे सूरत में क्रांति लाके रखा है। मेरे जैसे कई गरीब परिवारों को ऊपर उठने का साहस, उम्मीद दी है। ऐसा शख्सियत आप लोगों के बीच में है, तो कैसे आप फेल हो सकते हो सर। अगर वो मैं कहता हूँ अगर ओडिशा वाले के लिए जान उठा सकते हैं, तो क्या राजस्थानी के लिए ताकत नहीं लगाएंगे? क्या जिस गुजरात से उनका इतना लगाव है उसको पीछे छोड़ देंगे? तैयार है? तो उसके बाद आता है सी। क्या आता है? सी, चैलेंज आएगा, चुनौती। इस बिजनेस में नहीं, दुनिया में कोई भी काम करो। देखो मैं अगर एक लाइन में कहूं, चुनौती का मतलब है जीवन है तो युद्ध जारी है सब। जीवन है तो जीने के लिए युद्ध जारी है, क्योंकि ये रोज मांगता है सुबह शाम, दे दे दे। नहीं तो अभी भी बोलता होगा कितनों का तो चाय का तलब आ गई होगी, कईयों को कोई किसी अलग अलग प्रकार का तलब लग चुका है, क्योंकि ये मांगता रहता है। मांगता है तो ये लगेगा, अब ये लगेगा। अगर पीछे 5 है तो 5 का भी नाम बोलता होगा। सही बात है कि नहीं? तो ये कहीं ना कहीं चुनौती है, छोटे छोटे चैलेंज रहेंगे जीवन का। अगर आप गेरुआ वस्त्र पहन लो, अपने उड़ीसा भाषा में कहते हैं, अगर आप गेरुआ वस्त्र पहन लो, गेरुआ बोले तो क्या बोलते उसको? भगवा भगवा, हाँ 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 हाँ, कोऑपरेट करो सर, मेरा उड़ीसा भाषा है। तो वो भगवा वस्त्र पहन लो, तो वो क्या कहता है, युद्ध से दूर हो जाता है। बोलता है नहीं भाई, मैं तो युद्ध करेगा नहीं, मेरे को तुम लोग पालो जो युद्ध कर रहे हो। अगर आप वो वस्त्र नहीं पहने हो, इसका मतलब आप युद्ध में तो हो ही हो। हाँ, चुनाव आपका है, या हंस के लड़ोगे या रो रो के लड़ोगे। या हंस के लड़ोगे या रो रो के लड़ोगे। रो रो के लड़ने वाला पूरी जिंदगी लड़ता है। मैं कहता हूं हंस के लड़ने वाला इतिहास बनाता है। तो तैयार है? तो अगर हम इस प्रकार का काम करेंगे, तो मैंने इस प्रकार का फॉलोअर बना, भरोसा किया, इसके लिए मैं इस बिजनेस के अंदर आया और कामयाब हो पाया। मैं एक अच्छा फॉलोअर बनने के कारण मेरे जीवन में कई बार एक पंक्ति है जो मेरे को बहुत प्रेरणा देती है, संत कबीरदास जी का। तो वो दोहा मेरे को हमेशा मैं गुनगुनाता रहता हूँ। कई बार मैं मन ही मन बोलता रहता हूँ, क्योंकि इंसान जो है नहीं, बार बार थक जाता है, और थकने के बाद ये जो शरीर है ना, सबसे बड़ा आलसी शरीर है सर। ये जो है नहीं, आलसी शरीर है। मैं आपको कैसे प्रूव करूं पता है? इस धरती में जितने भी प्रकार के प्राणी हैं, सबका जन्म होते ही वो तुरंत खड़े होकर दौड़ते हैं। गाय का बछड़ा कितने घंटे में खड़ा होता है? हाँ, आधे घंटे में। अच्छा, बकरी, पक्षी सब खड़े हो जाते हैं। अच्छा, आदमी का मतलब इंसान कितने साल में खड़ा होता है? तो युवराज है भाई, ऐसे थोड़ी खड़ा हो जाएगा। आलसी नंबर 1 है। इसको है नहीं, कोई बोले कि तुम्हारे नाक में मक्खी बैठा है, हाँ उड़ा देता है तो बहुत अच्छा भाई। तो ऐसा प्रकार का प्राणी है। तो हमें पुश करने के लिए बहुत बढ़िया एक कविता है जो मेरे को पुश करता रहता है। वो क्या है, मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। रात बिताई सोई के दिवस गवाया खाए, रात बिताई सोई के दिवस बिताया खाए। हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी के बदले
कौड़ी के बदले जाए। कहने का क्या मतलब है, जितने भी गरीब लोग हैं, मध्य वर्ग में है, संघर्ष कर रहे हैं, और जितने भी लोग अमीर हैं, कामयाब है या टॉप पे हैं, इस धरती पे सबको ऊपर वाले ने 24 घंटा दी थी। लेकिन जो मध्य वर्ग गरीब लोग हैं, उन्होंने समय की कदर नहीं की, पहचान नहीं कर पाया, इसीलिए वो लोग अपने जीवन में असफल रहे थे। क्योंकि रात तो बिता दी सो के, दिन बिताया। आज तो लोग खाना खाते नहीं, साथ साथ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप में